सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नुओ कैन के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दर्द महसूस नहीं होता है, मगर जब उसकी दुश्मनी कुछ लोगों से होती है तब वो लोगों को दर्द देना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम नेथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में काम करता है। उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, वो अकेला रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक बीमारी है और बीमारी की वजह से उसे कभी भी दर्द महसूस नहीं होता, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। और यही नेथन का सबसे बड़ा डर है कि अगर किसी को ये बात पता लगी तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे और उसे कुछ और ही समझेंगे, जैसे कि वो इंसान नहीं है। इसीलिए वो लोगों से दूर होता चला गया है। लेकिन बार बार उसकी नजर जाकर के रुक जाती है अपने एक कलीग पे जिसका नाम है शेरी। शेरी भी काम करती है इसी बैंक में। दिन भर उसके साथ जो भी चीजें होती हैं, रात में जब आकर के वो गेम खेलता है तो अपने गेमिंग फ्रेंड को सारी बातें बताता है। अगले दिन जब वो काम पे आता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम है जो बैंक में लोन लेने के लिए आया है। बार बार उसकी अर्जी को रद्द कर दिया जा रहा है। आज नेथन उसकी पूरी कहानी सुनता है। तब उसे पता लगता है कि जो की पत्नी का देहांत हो गया है। तब से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। नेथन उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। इतना कहने के बाद जब वो आकर के बाहर कॉफी ले रहा होता है तभी पीछे से आकर के शेरी उससे टकरा जाती है और गर्म कॉफी गिर जाती है नेथन के हाथ पे। इस चीज को देखने के बाद शेरी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उसे बहुत बुरा लग रहा है नेथन के लिए, मगर उसे ये बात पता नहीं कि नेथन को दर्द महसूस ही नहीं होता। वो उससे बार बार माफी मांगती है और शांत करवाने की कोशिश करती है, मगर नेथन बिल्कुल शांत है। वो आकर के बैठ जाता है अपने ऑफिस में। तभी शेरी आती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैं तुम्हें लंच पे लेकर के चलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे? इस बात को सुनने के बाद नेथन खुश हो जाता है क्योंकि वो शेरी को पसंद करता है और कभी भी इस बारे में वो शेरी से बात नहीं कर पाता और ना ही कभी वो उसे लंच पे लेकर के जाता। मगर आज ऐसी चीज हुई है कि शेरी खुद उसे लंच पे लेकर के जाना चाहती है। वो हाँ कह देता है। ये दोनों पहुंच जाते हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में। यहाँ जाते ही शेरी कहती है कि यहाँ का पाई बहुत ही अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मगर नेथन मना कर देता है। शेरी उससे बार बार इंसिस्ट करती है और पूछती है कि आखिर तुम पाई क्यों नहीं खाना चाहते। तब वो अपने कंडीशन के बारे में बताता है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता और ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। वो पूरा का पूरा साइंस बताता है इसके पीछे का। वो कहता है कि पाए बहुत ही सख्त होता है, अगर मैं खाऊं और मेरी जुबान कट जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। इन बातों को सुनने के बाद शेरी कहती है कुछ नहीं होगा। वो खुद चम्मच से उसे खिलाती है और नेथन को कहती है कि तुम एक सुपर हीरो हो। ये कोई भी डिमेरिट नहीं है, बल्कि ये तो शक्तियां हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा दर्द से ही डरते हैं। जाते जाते शेरी उससे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि रात में हम दोनों बाहर जाएं। इन बातों को सुनने के बाद नेथन घर पे आता है और फिर से गेम खेलने लगता है और अपने गेमिंग फ्रेंड रॉस्को को ये सारी बातें बताता है। तब रॉस्को कहता है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, कुदरत ने तुम्हें एक सुनहरा मौका दिया है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि नेथन कभी भी रॉस्को से नहीं मिला। वो उसकी बात मान करके चला जाता है शेरी के साथ बाहर। शेरी सबसे पहले उसे लेकर के जाती है एक आर्ट गैलरी में और कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसे उसने खुद बनाया है। इन चीजों को देखने के बाद नेथन बहुत ही प्रभावित होता है उससे। तब ये दोनों बैठ करके एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। सच में ये दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है और आकर के नेथन को कहता है कि नोआ केन। फिर वो हंसते हंसते कहता है कि लगता था कि तुम तो अब तक मर चुके होगे, मगर तुम अभी भी जिंदा हो। नेथन इन बातों को सुनने के बाद उदास हो जाता है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब शेरी उससे पूछती है कि नोआ केन क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम है नेथन केन। स्कूल में मुझे नोआ केन कह के ये लोग बुलाते थे। ये सारे मेरे स्कूल के दोस्त हैं और मुझे पीटते भी थे क्योंकि इन्हें पता था कि मुझे दर्द महसूस नहीं होता। मैं इनके लिए हमेशा एक मजाक बन करके रह गया। इन बातों को सुनने के बाद अब शेरी को एहसास होता है कि नेथन ने कितनी चीजें झेली हैं। तभी नेथन का अलार्म बजता है। शेरी कहती है कि अब ये क्या है। तब वो कहता है कि मुझे पता नहीं लगता कि कब मुझे पेशाब लगा है और कब नहीं, इसीलिए हर एक कुछ समय पे मैं खुद जाता हूँ टॉयलेट, ताकि मेरे ब्लेडर को नुकसान ना हो और मैं अच्छे से हल्का हो सकूं। इतना कह के वो चला जाता है वॉशरूम की तरफ। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिस लड़के ने उसे चिढ़ाया था वो बात कर रहा है शेरी से और शेरी भी उससे हंस हंस के बात कर रही है। ये चीज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर भी वो चला आता है इनके पास। तब शेरी कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए ड्रिंक ऑर्डर किया है। तब ये दोनों ड्रिंक को पीते हैं। जैसे ही वो लड़का ड्रिंक को पीता है उसे ऐसा लगता है कि उसका मुंह जल गया। तब शेरी हंसने लगती है और नेथन को लेकर के चली आती है। नेथन कहता है कि ये क्या था, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शेरी कहती है कि मुझे पता है, वो लड़का तुम्हारी बेइज्जती किया करता था, इसीलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने ड्रिंक में कुछ ऐसा डलवाया जिससे उसका मुंह जले, और मुझे ये बात भी पता था कि तुम्हें ये चीज महसूस नहीं होगी। तब ये दोनों हंसने लगते हैं। नेथन फिर से खुश हो चुका है। ये लोग चले आते हैं घर पर वापस। यहाँ आने के बाद अब धीरे धीरे शेरी उसके करीब आने लगती है।
नेथन समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी हो रही हैं। फिर वो जैसे उसके शर्ट को उतारती है, देखती है कि नेथन के पूरे शरीर पे टैटू बना हुआ है। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या क्या महसूस होता है। तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह सुबह जैसे ही शेरी उठती है, वो जाने लगती है। नेथन चाहता था कि वो ब्रेकफास्ट के लिए रुके, मगर वो निकल जाती है। नेथन भी तैयार होता है और चला आता है बैंक। आज पूरे दिन वो खुश है। बार बार उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ शेरी पे जाती है। तब वो जाता है उससे बात करने के लिए। इसी बीच वो देखता है कि बैंक में कुछ रॉबर्स आ गए हैं और सबने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन करके रखे हैं। इन्हीं रॉबर में इनका एक मुखिया है जिसका नाम है साइमन। साइमन सबसे पहले जाता है बैंक के मैनेजर के पास, उसे पीटता है और कहता है कि तिजोरी को खोलो। तब वो तिजोरी को नहीं खोलता। इस चीज को देखते ही वो उसे मार देता है ताकि सब उससे डरे। फिर वो जाता है असिस्टेंट मैनेजर के पास, यानी नेथन के पास, और उस पर भी बंदूक रख करके उसे धमकाने लगता है। इसी बीच ये लोग बाकी एम्प्लॉय को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। शेरी भी यहीं पर है। साइमन पहले नेथन से पूछता है। जब नेथन नहीं बताता तब वो शेरी के सर पे बंदूक रख देता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तब ये लड़की मरेगी। इस चीज को देखने के बाद नेथन डर करके कोड बता देता है। तब वो लोग सीधा मारते हैं उसके सर पे। नेथन बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। वो लोग सारे पैसे लेते हैं और निकलने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर पुलिस वाले आ चुके हैं। वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। तब अपने गेटवे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं शेरी का। उसे सामने रख करके आते हैं बाहर। वो देखते हैं कि अब पुलिस वाले गोली नहीं चला रहे। तब वो गोली चला करके सबको मार देते हैं और आकर के बैठते हैं दो अलग अलग गाड़ियों में। साइमन अपने साथी और शेरी के साथ एक गाड़ी में बैठा है और इनका तीसरा साथी यानी बेन वो दूसरी गाड़ी से जा रहा है। इसी बीच होश आ जाता है नेथन को। वो भागते हुए आता है बाहर। वो जानता है कि ये लोग शेरी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है पुलिस की गाड़ी पे, जिसका ऑफिसर मर चुका है। वो गाड़ी के अंदर बैठता है और पीछा करना शुरू कर देता है। वो बेन के गाड़ी के पीछे है। वो भागते जाता है और नेथन उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद वो टक्कर मारता है उसकी गाड़ी में। अब बेन जानता है कि वो गाड़ी चला के भाग नहीं सकता। वो चला आता है बाहर। तभी वो देखता है कि नेथन उसके सामने है और उसने उसके ऊपर बंदूक तान करके रखा है। बेन बहुत जल्दी समझ जाता है कि नेथन पुलिस वाला नहीं है और वो गोली भी नहीं चला पाएगा। तब वो नेथन को मारना शुरू कर देता है। बहुत देर तक इनके बीच घमासान लड़ाई होती रहती है। बार बार बेन मारता है नेथन को, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि नेथन को दर्द महसूस नहीं होता। वो दिन भर उसे मारता रहेगा और नेथन उससे दिन भर लड़ेगा। एक वक्त के बाद फिर बेन निश्चय करता है कि वो मार देगा नेथन को, मगर वो गोली चला पाता उससे पहले बंदूक जाकर के गिर जाती है खौलते हुए तेल में। नेथन भी ये बात समझ चुका है कि बेन उसे मार देगा और वो ये बात भी जानता है कि खौलते हुए तेल से वो कभी भी बंदूक को बाहर नहीं निकालेगा। इसीलिए नेथन खुद तेल को बाहर निकालता है और शूट कर देता है बेन को। उसका हाथ जल चुका है मगर उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मगर जब उसे एहसास होता है कि उसने एक आदमी को मार दिया तब वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को शांत करता है और तलाशी लेने लगता है बेन की, ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। मगर बेन के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसे सिर्फ उसके हाथ पर एक टैटू नजर आता है। वो टैटू की फोटो खींचता है और सीधा कॉल करता है रोस्को को। उससे पूछता है कि इस शहर में कोई ऐसा इंसान है जो क्रिमिनल्स के शरीर पे टैटू बनाता है। रोस्को कहता है कि हाँ, मैं एक को जानता हूँ, मगर मैं किसी भी दिक्कत में नहीं फंसना चाहता। नेथन उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा, पहले मुझे उस टैटू वाले के बारे में बताओ। रोस्को बता देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो बैंक के पास आ चुके हैं। यहीं पर एक ऑफिसर है जिसका नाम है मिन्सी। मिन्सी जब सारी चीज़ों को देखती है उसे पता लगता है कि मैनेजर की मौत हो चुकी है और जब यहाँ से रॉबर्स भाग रहे थे तब वो शेरी नाम के एम्प्लॉय को अपने साथ ले गए। मगर उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ से एक और एम्प्लॉय गायब है जिसका नाम है नेथन। नेथन यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर है और आखिर वो क्यों गायब है यहाँ से। वो नेथन को हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नेथन आता है जो के पास। जो वही आदमी है जो लोन के लिए आया था। अंदर आकर के वो जो को कहता है कि मुझे गोली निकालनी है, मेरे हाथ पर एक गोली लगी है। वो टूल्स लेता है और खुद ही गोली को निकालने लगता है बिना कोई इंजेक्शन लिए। जो भी इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित है कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तब नेथन उसे पूरी बात बताता है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, मगर वो कहता है कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। जो कहता है कि मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ, उसे लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। वो जैसे इंजेक्शन लगाता है ठीक हो जाता है। फिर जो का शुक्रिया अदा करके कहता है कि मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसका नाम है शेरी। मगर जाने से पहले वो नोटों की 2 गड्डी देता है यहाँ पर जो को। उससे कहता है कि अब तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेथन को ये सारे पैसे बेन की गाड़ी से मिले थे। अब वो यहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो टैटू वाले आदमी के पास जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन्सी और उसका साथी डफी
ये लोग पहुंच जाते हैं बेन की लाश के पास। सारी चीजों को देखने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि इस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि नेथन ने ही मारा है। तब उनका शक यकीन में बदलने लगता है कि नेथन मिला हुआ है इस रॉबरी में। वो लोग नेथन की पूरी फाइल देखते हैं मगर उन्हें कहीं भी ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती जिससे उन्हें शक हो नेथन पे। तभी उन्हें नंबर मिल जाता है और मिन्सी कॉल घुमाती है। नेथन कॉल उठाता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। नेथन मिन्सी से पूछता है कि शेरी तुम्हें मिल गई? वो कहती है कि नहीं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ। नेथन कहता है कि तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रॉबरी मैंने की है। जब तक शेरी मुझे नहीं मिल जाती मैं तुम लोगों के पास नहीं आऊंगा। मिन्सी कहती है कि तुम एक आम आदमी हो, इतनी आसानी से तुम शेरी को नहीं ढूंढ पाओगे, हमारे पास आओ, हम जानते हैं कि उसे कैसे ढूंढना है। नेथन कहता है कि तुम लोगों के पास अभी तक कोई लीड नहीं है, तुम सिर्फ मेरा पीछा कर रहे हो, मगर मेरे पास एक लीड है, मैं जानता हूँ शेरी को कैसे ढूंढना है। इतना कह के वो निकल जाता है और मिन्सी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये आदमी उनसे आगे कैसे चल रहा है। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं उसके साथी आंद्रे के साथ। तब हमें पता लगता है कि बेन आंद्रे का भाई था। साइमन यहाँ पर अपने पैसों के लिए परेशान है, मगर आंद्रे पैसों के साथ साथ अपने भाई के लिए भी परेशान है कि आखिर बेन कहाँ पे है। तभी यहाँ पर हम शेरी को देखते हैं जो परेशान होकर के बैठी है। तब हमें पता लगता है कि शेरी बहन है साइमन की, वो उसकी सगी बहन नहीं है, उसके पिता ने गोद लिया था शेरी को और शेरी भी इस रॉबरी में इनके साथ मिली हुई थी। मगर वो इस बात से नाराज है कि इन लोगों ने मैनेजर को मार दिया, वो नहीं चाहती थी कि किसी की भी जान जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेथन को जो पहुंच जाता है उस टैटू आर्टिस्ट के पास जिसका नाम है जीनो, और उसे वो टैटू दिखा करके कहता है कि मुझे भी ऐसा टैटू बनवाना है क्योंकि मेरे दोस्तों के पास ऐसा टैटू है। जीनो पूछता है कौन सा दोस्त? तब वो कहता है बेन। जीनो तैयार हो जाता है टैटू बनाने के लिए। तभी नेथन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बेन का सरनेम पता है? इस बात को सुनने के बाद जीनो को शक होने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और कौन हो? नेथन कहता है कि मुझे बस टैटू बनवाना है और सरनेम जानना है बेन का। इस बात को सुनने के बाद वो भड़क जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। जीनो चाहे कितना भी मारे नेथन को, उसे दर्द नहीं होता। एक वक्त के बाद वो देखता है कि जीनो उस पर भारी पड़ रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है नीचे गिरे हुए कांच पे। तब वो कांच पे अपने पंच को रखता है और सारे कांच घुस जाते हैं उसके पंच पे और उससे मारने लगता है जीनो को। आखिरी में जीनो थक करके बता देता है बेन का पूरा नाम। तब वो तुरंत कॉल करता है अपने एक साथी को और पूरा नाम बता करके पूछता है कि इसकी डिटेल निकालो। उसका साथी कहता है कि इस आदमी ने लोन लिया था और लोन वाले फॉर्म पे जो एड्रेस है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बिना वक्त गंवाए नेथन पहुंच जाता है उस एड्रेस पे, मगर यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ घर में लोगों को ढूंढने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर हर जगह ट्रैप बिछाया गया है। एक के बाद एक चीजों से घायल होने लगता है नेथन, मगर उसे दर्द महसूस नहीं होता। अंत में उसका पैर फंसता है एक रस्सी में और वो उल्टा लटक जाता है। तब वो सीधा कॉल करके रॉस्को को कहता है कि अब तुम्हें आना पड़ेगा, मैं घर में उल्टा लटका हुआ हूँ। रॉस्को कहता है कि मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। नेथन उसे समझा करके कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस यहाँ पर आओ। रॉस्को कहता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। नेथन ने यहाँ पर अब टाइमर लगा करके रखा है। तभी आंद्रे आ जाता है यहाँ पर। घर के अंदर आते ही वो देखता है कि चीजें बिखरी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। तभी आंद्रे की नजर पड़ जाती है नेथन पे। वो कहता है कि तुम कौन हो? नेथन झूठ बोल के कहता है कि मैं बस यहाँ पर चोरी करने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। आंद्रे उसे देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम असिस्टेंट मैनेजर हो उस बैंक के जहाँ पर हमने चोरी की थी, यानी तुम्हारे पास ही मेरा भाई है। बताओ मेरा भाई और मेरे पैसे कहाँ पर है? और तुमने मेरे भाई के घर के बारे में पता कैसे लगाया? कहीं तुमने मेरे भाई को मार तो नहीं दिया? इतना कहने के बाद वो बंदूक निकाल लेता है। नेथन देखता है कि अभी भी घड़ी में 7 मिनट कम है रॉस्को को आने में। तब वो अपना दिमाग लगाता है, कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत तड़पा के मारने वाले हो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे तड़पाना मत या मुझे टॉर्चर मत करना, मुझे सीधा गोली मार दो। इस बात को सुनने के बाद आंद्रे को लगता है कि अगर इस आदमी ने उसके भाई को मारा है तब उसे इसे तड़पा के ही मारना चाहिए। वो नेथन को नीचे उतार करके टॉर्चर करने लगता है, मगर नेथन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो बस नाटक कर रहा है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तभी आंद्रे यहाँ पर एक इंजेक्शन निकाल लेता है और लेकर के जाता है आंखों में लगाने के लिए नेथन के। इसी बीच पीछे से आकर के रॉस्को मार देता है उसे। अब आंद्रे जमीन पे गिरा हुआ है। नेथन पहली बार देख रहा है रॉस्को को। वो उसे गले से लगा लेता है। रॉस्को कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे पूरी बात बताओ। तब वो सब कुछ बताने लगता है। इसी बीच आंद्रे दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है और हमला कर देता है इन पे। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। इसी बीच एक चाकू भी आकर के घुस जाती है नेथन के हाथ में, मगर उसे कुछ महसूस नहीं होता और इस बार वो मार गिराता है आंद्रे को। तभी ये लोग देखते हैं कि पुलिस वाले बाहर आ चुके हैं। नेथन कहता है कि मुझे पता है शेरी कहाँ पर है, मैंने यहाँ पर एक गराज का कपड़ा देखा था,
यानी उसी गैराज में रखा गया है शेरी को। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। मैं पुलिस वालों के हाथ नहीं आना चाहता और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे पास चोरी के सारे पैसे हैं। अगर मैंने उन्हें वो पैसे दे दिए तब वो छोड़ देंगे शेरी को। और उसको मान जाता है मदद के लिए। ये दोनों भागते हुए आते हैं बाहर। ये लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं नेथन का। थोड़ी देर के बाद मिन्सी और डफी जब पकड़ते हैं नेथन को तब उन्हें पता लगता है कि ये नेथन नहीं बल्कि रॉस्को है। नेथन ने अपने कपड़े इसे पहना दिए थे। रॉस्को कहता है मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ नेथन पहुंच चुका है अब उस जगह पे जहां पर उन लोगों ने शेरी को रखा है। तभी अंदर हम शेरी को देखते हैं जो साइमन को कहती है कि मैं अब तुमसे तंग आ चुकी हूँ, अब मैं इस काम में शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर साइमन भड़क जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब साइमन इतने गुस्से में है कि वो बंदूक निकाल करके तान देता है शेरी पे। तभी अंदर आ जाता है नेथन और साइमन पे बंदूक तान करके कहता है कि बंदूक हटाओ। वो शेरी से कहता है कि तुम ठीक तो हो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तभी साइमन हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम कितने भोले हो, तुम्हें शायद ये बात भी पता नहीं है कि ये लड़की मेरी बहन है और ये पहली बार नहीं है जब हम लोगों ने बैंक लूटा है। इस बात को सुनते ही नेथन के होश उड़ जाते हैं। वो सारी चीजों को याद करता है और शेरी को कहता है इसका मतलब सब कुछ झूठ था। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया उस बैंक को लूटने के लिए। शेरी रोने लगती है और कहती है कि नहीं, हमारे बीच जितनी भी चीजें हुई सारी की सारी चीजें असली थी। साइमन देखता है कि नेथन का ध्यान इधर नहीं है तब वो उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है। अब उसने नेथन को नीचे गिरा दिया है, उसके ऊपर वो गाड़ी गिराने वाला है मगर उससे पहले वो उसे गोली मार देगा। इस चीज को देखने के बाद शेरी कहती है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, इस लड़के ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम सारे के सारे पैसे लो और यहाँ से चले जाओ, इसे और मुझे छोड़ दो। साइमन कहता है कि अब तुम इसके साथ रहोगी और अगर पुलिस वाले आ गए तो मेरी पूरी सच्चाई बता दोगी। मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। अब वो बंदूक तान देता है शेरी पे मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले पुलिस वाले आकर के उसे शूट कर देते हैं। तब डफी आता है नेथन के पास। वो उसे अंदर से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। नेथन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ के बारे में कैसे पता लगा। तभी वो बाहर इशारा करके रॉस्को को दिखाता है। नेथन समझ जाता है कि रॉस्को ने इन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि आखिर अब तक नेथन के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ जा रहा है। और उसने अच्छा किया क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस वाले नहीं आते तो साइमन इन्हें मार देता। ये देखते हैं कि नेथन की हालत बहुत खराब है। बाहर वो लोग एम्बुलेंस में उसे भेज देते हैं। तभी साइमन उठ के खड़ा होता है और गोलियां चलाने लगता है। उसने दोनों ही पुलिस वालों को घायल कर दिया है। वो पैसे उठाता है और भाग करके चला आता है एम्बुलेंस में। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि इसी एम्बुलेंस के पीछे अभी भी नेथन है जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है। शेरी भी इस बात को जानती है, वो भी एक गाड़ी से एम्बुलेंस का पीछा कर रही है। नेथन देखता है कि इस गाड़ी को अब कोई और नहीं बल्कि साइमन चला रहा है, उसे अपने आप को आजाद करवाना पड़ेगा। तब वो अपनी उंगली तोड़ता है और हथकड़ी से बाहर निकाल लेता है अपने हाथ को। अब अंदर से ही इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। तभी नेथन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और गाड़ी पलट जाती है। साइमन बाहर निकलने के बाद पीटना शुरू कर देता है नेथन को। वो उसे बड़ी बेरहमी से मारता है मगर वो उसे जान से मारता है उससे पहले शेरी आकर के उस पर गोलियां चलाने लगती है। तब साइमन जाता है शेरी के पास और उसका गला दबा करके उसे चोक करने लगता है। तभी नेथन देख लेता है इस चीज को। वो अपनी ताकत जोड़ करके खड़ा होता है और चाकू से स्टैब करके मार देता है साइमन को मगर अब उसके शरीर में भी ताकत नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो चुका है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने रॉस्को है। वो उसे सारी बातें पूछता है कि आखिर क्या हुआ। रॉस्को कहता है कि तुम बहुत समय से बेहोश हो। वो पूछता है शेरी कहाँ पे है और रॉस्को बताता है कि उसे जेल में डाल दिया गया। तभी यहाँ पर मिन्सी आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से हमने इस केस को सॉल्व कर दिया और सारे के सारे पैसे बैंक वालों को मिल भी गए हैं। तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कह के वो चली जाती है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि नेथन जेल में मिलने आया हुआ है शेरी से, यानी कि ये दोनों अभी भी एक साथ हैं। शेरी कहती है कि जल्दी ही वो जेल से छूटेगी, उसके बाद बाहर ये लोग एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।